Chapter number 19, supply. We have studied earlier about the meaning of demand. Right? हमने demand के बारे में देखा. Factors determining demand and law of demand. ये सारी चीजें देखी. Factors देखे और law of demand भी देखा. The demand for the commodities come from the buyers of the commodity. डिमांड कहाँ से आती है? जो भी बायर्स होते हैं, जो भी हम लोग होते हैं, जो सारी चीज़ों को परचेस करते हैं, कमोडिटी को परचेस करते हैं, वो कहाँ से होती है? हमारे से होती है. मार्केट में डिमांड तब होती है जब हम लोग वो सारी चीज़ें परचेस करते हैं, मतलब कि बायर्स, मतलब कि हम लोग. बट द बायर्स कैन परचेस अ कमोडिटी ओनली व्हेन इट इज अवेलेबल इन द मार्केट. हम लोग कब परचेस करते हैं? बायर्स हम लोग परचेस कब कर पाएंगे? जब वो मार्केट में अवेलेबल हो तब. राइट? मार्केट में अगर कोई चीज अवेलेबल है तभी तो हम लोग उसको परचेस करेंगे और तभी तो हम लोग उसको कंज्यूम कर पाएंगे. अगर वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो हम लोग उसको परचेस करेंगे ही नहीं. The firm produces goods and services which are demanded by the household for the satisfaction of their wants. अब फर्म कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड, मतलब कि हम लोग के रेगुलर डे टू डे लाइफ में हमारे घर पे यूज होने वाली जो चीजें हैं, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी कमोडिटीज को हम लोग डिमांड करेंगे. ऐसी ही चीजों को ये लोग भी प्रोड्यूस करते हैं. जो फर्म होंगे वो लोग भी ऐसी चीजें प्रोड्यूस करेंगे जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में काम आने वाली, लोगों के लाइफ में काम आने वाली चीजें हो, उसी को. राइट? फर्म्स हैव टू इंक्योर सम एक्सपेंडिचर ऑन द purchase of the inputs required for the producing and the goods and services. कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा फर्म को on the purchase of the inputs. ये सारी चीजों को, सारे कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ये सारे इनपुट्स को परचेस करना पड़ेगा. required for producing the goods and services. They get revenue by selling. अब उनको क्या मिलता है? ये सब सेल कर कर कुछ ना कुछ सामने मिलता है, उसको बोलता है रेवेन्यू. These goods and services, ये सारे goods and services को हम प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग भी पैसे देते हैं, तो वो भी उनको कुछ न कुछ रेवेन्यू मिलता है. In this process, the firm have an objective of earning maximum profit. अब ये प्रोसेस में फर्म को क्या होता है कि क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. The focus of this chapter is to understand why the firm or a seller is willing to sell its product in the market. क्यों वो सेल करना चाहता है, क्यों वो विलिंग है कि वो उसे सेल कर सकता है, क्यों वो सेल करना चाहता है, ये हम लोग देखते हैं. We assume that there are no intermediaries in the market, so the firm is also the seller of the commodity. Let's see in detail. Meaning of supply देखते हैं. Supply is a commodity by a firm or a seller may be defined as a quantity of a commodity that a firm or a seller offers for the sale at a given price during a given period of time. ठीक है? एक गिवन टाइम पीरियड में एक से सप्लाई किसको बोलेंगे? मतलब कि कोई कमोडिटी है, इस कमोडिटी ऑफ हमेशा सप्लाई किसका होगा? कमोडिटी का होगा. कोई कमोडिटी है जो फर्म है या फिर सेलर है, मे बी कोई भी क्वांटिटी को, मतलब 1 क्विंटल ऑफ व्हीट, 1 क्विंटल ऑफ एनी ग्रेन्स, तो वो सब इतने को सप्लाई कर रहा है. वो उसने जहाँ पे प्रोड्यूस किया है वहां से लेकर वो कहाँ पे? मार्केट में सप्लाई करेगा. ठीक है? कमोडिटी दैट अ फर्म और सेलर ऑफर्स फॉर द सेल, वो सेल करने के लिए ऑफर करता है एट ए गिवन प्राइस. एक गिवन प्राइस पे फिक्स प्राइस होगी कि वही 13,000 और 15,000 जितने भी हो, पर जो भी हो 50 kgs के लिए या फिर 1 क्विंटल के लिए जो भी वो प्राइस सेट करे, 50 की जो भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को उसकी फिक्स क्वांटिटी पे उसकी प्राइस जो डिसाइड की होती है वो. ठीक है? और फिक्स टाइम पीरियड में तो उसको हम लोग सप्लाई बोल सकते हैं. बट द एक्चुअल सेल ऑफ द कमोडिटी मे बी डिफरेंट, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे एक एक चीजें परचेज नहीं करते हैं. वो लोग बल्क में चीजों को क्या करते हैं, जहाँ से प्रोड्यूस किया वहां से मार्केट में सप्लाई करते हैं. इसलिए हमने उसको वर्ड सप्लाई यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल, फार्मर प्रोड्यूस अ व्हीट. फार्मर क्या है? व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है,
इज विलिंग टू सेल 50 क्विंटल्स, अब वो 50 क्विंटल्स ऑफ व्हीट सेल कर सकता है एट अ प्राइस ऑफ 15 पर केजी, 15 रुपीज पर केजी के प्राइस पे, बट ही इज एबल टू सेल ओनली 30 क्विंटल्स। अब वो क्या है, 50 क्विंटल्स तो दे सकता है बट प्राइस 15 पर केजी पे चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इतना ही एबल है कि वो 30 क्विंटल्स ही उसको सेल करता है इस प्राइस पे। सो दिस केस द सप्लाई ऑफ द व्हीट इज 50 क्विंटल्स बट द एक्चुअल सेल इज 30 क्विंटल्स। एक्चुअल सेल क्या कर रहा है, वो 30 क्विंटल्स का कर रहा है। सो दिस टू कांसेप्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ईच अदर, ये दोनों कांसेप्ट अलग-अलग है। लाइक डिमांड सप्लाई आल्सो हैज 3 एलिमेंट्स। द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूड करता है क्या, द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट फर्म इज विलिंग टू सप्लाई। क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो फर्म विलिंगनेस है सप्लाई करने की, वो प्राइस एट विच इट इज विलिंग टू सप्लाई, प्राइस भी उतनी मैटर करती है, दैट क्वांटिटी वो भी इतनी ही मैटर करती है, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज विलिंग टू सप्लाई ऑफ क्वांटिटी, टाइम पीरियड भी इतना ही मायने देता है। ये तीनों चीजें अगर वो एबल है, वो इन तीनों कंडीशंस को कॉप अप कर सकता है, विलिंग कर सकता है, तभी ये सप्लाई की डेफिनेशन बन सकती है, तभी वो सप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर वो उसको कम प्राइस मिल रहा है तो वो सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस प्राइस पे उसके पास 50 की कैपेसिटी होने के बाद भी वो 30 ही कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको एक साथ में तो सारा नहीं निकालना है। 19.2 देखते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई और डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड्स। Main determinant of supply is the price of the commodity, but the cost of production of a commodity is an important factor in determining profit maximized on the output of a firm. The cost of production depends on the price of the various inputs. Cost of production किस पे डिपेंड है, रॉ मटेरियल की प्राइस पे, वेजेस की प्राइस पे, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की प्राइस पे एंड रेंट ऑन द बिल्डिंग के प्राइस पे। The supply of commodity also depends on the technology used in the production, the commodity and many other factors. The main factor determining supply of commodity are price of the commodity, price of a related goods, price of inputs, price and taxation policy of government and objective of the firm. ये अलग-अलग क्या है, factors है जो supply को determine करते हैं। एक कमोडिटी है जो उसको बेचनी है, तो उसमें इतनी सारी चीजें मैटर करती है, उसकी प्राइस, वो उसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस, मतलब कि मैंने बोला था कि पेन, मतलब एक पेन भी डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, तो हमारी कंपनी ए, उसकी प्राइस और उसको कंपेयर करेंगे कि बी वाली जो कंपनी है दूसरे किसी कंपनी, तो उसकी भी प्राइस, तो रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी मैटर करती है। इनपुट्स, उसको लगाने के लिए जो इनपुट्स लगेंगे, प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड फैक्टर्स, जो फैक्टर्स लगे उसके पीछे उसके सारे इनपुट्स, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी उसको भी फॉलो करना है, और फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसको भी ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन देखते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, there is a direct relationship between price and quantity supplied by the commodity. It means the quantity supplied of the commodity increases with the rise in the price. प्राइस में जैसे ही राइज होगा वैसे क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई होगी, एंड डिक्रीज विद द फॉल इन द प्राइस, जैसे ही प्राइस में फॉल हो जाएगा मार्केट में तो वो सप्लाई कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा प्राइस होगी तब उसको बाहर निकालेंगे, तब उसको सेल करेंगे। कम प्राइस में निकाल दिया तो क्या होगा, उसको कम प्रॉफिट होगा। उससे बेटर है कि जब प्राइस ज्यादा हो, राइज हो, तब उसकी सप्लाई को बढ़ाया जाए of the commodity. More quantity of a commodity is supplied at a higher price and less quantity is supplied at a lower price. For example, a seller of tomatoes is willing to sell 100 kgs of tomatoes at a price of 40 per kg. 40 per kg की प्राइस से वो सेल कर सकता है 100 kgs तक का, and only 50 kgs at the price of 20 rupees per kg. Due to this direct relationship between price and quantity, supply of a commodity, the supply curve has a positive slope. इसकी वजह से supply curve का क्या होगा, positive slope होगा। Supply curve is upward sloping to the right, upward sloping to the right में। अब इसके साथ साथ क्या important है, price of the other related goods. Supply of commodity is also influenced by the change in the price of the other related goods. उसके related goods के price में भी ups and downs होने के लिए, हमने जैसे last वाले चैप्टर में देखा था कि जैसे टी और कॉफी,
अगर कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो लोग क्या प्रेफर करते हैं, टी को प्रेफर करेंगे। अब वो टी की तरफ शिफ्ट हो गए। कोक एंड पेप्सी, अगर पेप्सी की अगर प्राइस बढ़ती है तो वो कोक की तरफ प्रेफर करेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे भी रिलेटेड गुड्स की प्राइस में अप्स एंड डाउन्स होने की वजह से क्या होता है कि जो अपना जो कमोडिटी है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्स we can produce several goods by using the same technology. This helps the firm to diversify and tide over fluctuations in the demand. Demand में fluctuations देखने मिलते हैं। For example, a farmer can produce either pulses or food grains. वो क्या करेगा? Food grains produce करेगा या तो फिर सिर्फ pulses को produce करेगा। Using the resources. If the price of pulses increases, it becomes more profitable. ठीक है, वो क्या करेगा, पहले तो पल्सेस या फूड ग्रेन्स दोनों में से, पल्सेस और फूड ग्रेन्स दोनों में से कुछ एक को परचेस करेगा, उसके सारे रिसोर्सेस को लगाकर। ठीक है, अगर उसे पल्सेस को लगाया और पल्सेस की प्राइस इंक्रीज हो गई, इट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल, तो क्या होगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। फॉर हिम टू मेक अ मोर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, तो उससे क्या होगा, तो वो मोर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस कर सकेगा क्योंकि उसमें से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सो ही विल डाइवर्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब वो क्या करेगा, फूड ग्रेन्स में से जो भी सारे कुछ फैक्टर्स लगा रहा है तो उनको वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा पल्सेस में, क्योंकि इसमें से उसको ज्यादा फायदा हो रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीज। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। So the supply of pulses will increase, तो इसकी वजह से क्या होगा, supply of pulses क्या होगा, increase हो जाएगा। If the price of pulses increases, कब, जब pulses की price है जो increase होगी तब, and supply of food grains will decrease, तो food grains का supply होगा वो कम हो जाएगा। At the same price, reverse will happen if the price of food grains increases। तो ये same reverse भी हो सकता है, अगर in condition food grains की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, वो सारे अपने फैक्टर्स को फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में लगा देगा। सप्लाई का पल्सेस का प्रोडक्शन कम होगा तो उसका सप्लाई कम होने लगेगा, इसका प्राइस ज्यादा, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारे फैक्टर्स को इसमें लगाएगा और इसका ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ इनपुट्स फैक्टर्स। चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ क्वांटिटी। इन सब के वजह से भी इनपुट में वेरिएशंस, फ्लक्चुएशंस देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ के प्रोडक्शन में कॉटन इज मेन रॉ मटेरियल। जब भी क्लोथ का प्रोडक्शन करना हो तो उसमें कॉटन है वो रॉ मटेरियल है। इफ द प्राइस ऑफ कॉटन इंक्रीजेस, अगर कॉटन की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्लोथ्स विल इंक्रीज, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स का जो प्रोडक्शन होगा उसमें, क्योंकि उसमें भी अब प्राइस बढ़कर ही मिलेगी। ठीक है, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई थी इस वजह से। एट द सेम प्राइस द मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट विल डिक्रीज, मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट डिक्रीज होगा। सो द प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ क्लोथ्स एट द सेम प्राइस। तो इस सेम प्राइस पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, स्लो कर देगा उसका सप्लाई। On the other hand, if the price of cotton falls, अगर cotton का price falls होता है, the cost of production per unit of cloth will decrease. तो cost of production भी decrease हो जाएगा, and hence the supply of cloth will increase. Supply of cloth बढ़ जाएगा, increase हो जाएगा. The price of the other inputs will also influence the supply of goods in the same manner. तो इसी तरीके से दूसरे सारे inputs जो लग रहे हैं वो भी affect करेंगे. Third one is technology of the production. An improvement in the technology of production of a commodity decreases the per unit cost of the commodity. तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी तो इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस द पर यूनिट कॉस्ट इसका डिक्रीज हो जाएगा। द मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट विल इंक्रीज, प्रॉफिट मार्जिन जो होगा will increase at the same price. So the supply of commodity will increase. Supply of commodity भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। With improvement in the technology of production at the same price, on the other hand, if the firm uses absolute technology of production, the cost of production per unit of commodity will be increased. The margin of the profit will decrease. Profit margin decrease हो जाएगा.
so the firm will decrease its supply at the same price. This is the main reason that the firm are trying to use better technology of production. इसलिए सारे फर्म्स ये ट्राई करते हैं कि जितनी हो सके उतनी ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए वो यूज करें, बिकॉज इट इज नॉट ओनली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, इसकी वजह से क्या होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, बट आल्सो इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसकी वजह से ये तो कम होता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होता ही है, पर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी इंप्रूव हो जाती है। Taxation policy of government देखते हैं। If the government reduce the excise duty of the production of the commodity, the cost of production per unit of commodity will decrease। अगर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस लग रहे हैं तो अगर वो कम हो जाते हैं, ठीक है, reduce the excise duty, तो क्या होगा, उसकी commodity का per unit of commodity will decrease, cost of production will be decreases, the margin of profit will increase, profit margin क्या होगा, वो increase होगा at the same price, so the producers of the commodity will increase the supply। इसकी वजह से क्या होगा, producers क्या करेंगे, supply को increase कर देंगे। It happens when the government wants to increase the production of commodity। ये कब होता है, जब government चाहती है कि वो particular commodity का production ज़्यादा हो, ठीक है, increase the production of the commodity। On the other hand, to discourage the production of some harmful goods, तो किसी हार्मफुल गुड्स का वो चाहती है गवर्नमेंट कि वो कम हो, तो क्या करेंगे, लाइक सिगरेट्स, लिक्विड एक्सेट्रा, द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी टैक्सेस जो है वो बढ़ा देंगे ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस एंड द सप्लाई ऑफ सच कमोडिटीज डिक्रीजेस। तो बिकॉज क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा, सप्लाई जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। So objectives of the firm, the objectives of the producer also influences the supply of commodity. Generally, the objective of producer is to get maximum his profit. Profits are maximized at a higher price, so he has increased the supply of a commodity at a higher price and decreased its supply at a lower price। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से भी सप्लाई पे इफेक्ट देखने मिलता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमेशा से, टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमेशा कोई भी जो प्रोड्यूसर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स दूसरे हो या ना हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव तो हमेशा सभी का रहता है कि जितना हो सके उतना उसमें से वो अर्न करे, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके, राइट। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एट हायर प्राइसेस। कब होता है ये, हायर प्राइस रखो तब, जब भी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की प्राइस हायर हो तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है। सो ही इंक्रीज द सप्लाई, सो उसकी वजह से वो सप्लाई इंक्रीज करता है ऑफ द कमोडिटी एट अ हायर प्राइसेस। हायर प्राइसेस पे वो सप्लाई को इंक्रीज करता है एंड डिक्रीज इट सप्लाई, और जब लो प्राइस हो तो वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है सप्लाई, ठीक है। इंक्रीज करता है कब, जब हायर प्राइसेस हो तब, और डिक्रीज करता है जब लोअर प्राइसेस मिल रहे हो तब। Sometimes the producer may be in maximizing his sales and do not maximizing his profit as he wants to capture the market. In that case, he goes on increasing the supply so long his target is not achieved and then profit is not adversely affected. He may increase the supply at the same price today and extend. मतलब कभी-कभी वो मार्केट में खुद का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो क्या करेगा, सप्लाई बढ़ाएगा, सेम प्राइसेस रखेगा और वो सप्लाई बढ़ाता जाएगा, ज्यादा मार्केट में चीजें बाहर निकालता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस सेम होंगे पर सप्लाई ज्यादा होगा, लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। सो ये एडवर्सली अफेक्ट करता है, मतलब ही मे इंक्रीज द सप्लाई एट द सेम प्राइस एट एनी एक्सटेंट, मतलब कितना भी ज्यादा एक्सटेंड कर वो मार्केट में अच्छा दिखाने के लिए उसकी कंपनी का वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करता है। Supply function 19.3, when the relationship between quantity supplied and determinants of supply is expressed mathematically in an equation, it is called supply function। जब इसको mathematically वे में present किया गया हो, relationship between quantity, कितनी quantity supply किया है, and determinants of supply, determinants जो भी है supply के, उन सबको mathematically अगर present करो उसको बोलेंगे supply function।
इसके यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। SN इज इक्वल्स टू F, उसके अंदर PN, PR, PF, TR इस तरीके से, तो उसी हिसाब से SN मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी, फिर PN मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, इस तरीके से सारी चीजें, टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैक्सेस, गोल और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। टिपिकली सप्लाई फंक्शन शोज दैट द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये रिलेशनशिप किसके अंदर का बताता है? सप्लाई फंक्शन कि प्राइस एक कमोडिटी की और उसका सप्लाई और उस क्वांटिटी कितनी सप्लाई की है वो, कीपिंग ऑल द डिटरमिनेंट्स ऑफ द सप्लाई एज अ कांस्टेंट, सारे के सारे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो है उन सबको कांस्टेंट रखकर इट शोज दैट द अमाउंट ऑफ गुड दैट अ सेलर सप्लाइज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस। फॉर एग्जांपल a supply function can be QS is equals to minus 15 plus 3P. In the above equation, quantity supplied at QS is a function of price P. The sign before P is always positive. P क्यों आगे वाली जो साइन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, which indicates that the price and quantity supplied are directly related to the supply curve. वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। हियर +3 पॉजिटिव, मतलब ऐसा बोला नहीं जाता है, मतलब +3 ही होता है वो, इसके आगे का हमेशा यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, तो ऐसा लिख के बताने की जरूरत नहीं होती, वो 3 भी लिखा हो तो वो पॉजिटिव ही होता है। मींस दैट एवरी यूनिट इंक्रीज इन द प्राइस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 3 यूनिट्स इन द सप्लाई, ठीक है। -15 सप्लाई फंक्शन रिप्रेजेंट द पॉइंट एट विच द सप्लाई कर्व कट्स x axis. We can derive a supply schedule with the help of supply function. ये supply function के हिसाब से quantity x प्राइस दे रखी यूनिट के हिसाब से 5, 6, 7, 8 बढ़ी, फिर हमें क्वांटिटी सप्लाइड 5 पे 0 था, 6 पे उसने क्या किया, जब क्वांटिटी बढ़ी उसकी प्राइस बढ़ी यूनिट की, तब सप्लाई 3 था। जैसे और प्राइस बढ़ती है 7, सप्लाई बढ़ता है 6, डबल हो जाता है, फिर 6 से 9 होता है, फिर 9 से 12 होता है, ठीक है। इस तरीके से सप्लाई प्राइस के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ रहा है। द अबाउट टेबल शोज दैट द प्राइस लेवल मोर that 5 there is a positive quantity supplied, but for 5 or less than 5 the supply of commodity is 0. X is equals to 0. यहाँ पे ये भी दिखने मिल रहा है कि 5 या 5 से कम हो तो इधर से अब 0 है, तो इधर से सारे ऊपर 0 ही होगा अगर वहाँ पे क्वांटिटी में यूनिट ऑफ प्राइस में कम हो तो। X is 0 because supply cannot be negative, supply कभी नेगेटिव नहीं होता है। Law of supply देखते हैं। The law of supply describes the relationship between price and quantity. Law of supply किससे related है? Relationship between price and quantity supplied of a commodity where all the determinants of supply remains constant. This law states that there is a direct relationship between price and quantity supplied of a commodity. Other factor determining supply remaining constant, it means quantity supplied of a commodity increases, quantity supplied जितनी जो भी क्वांटिटी है उसको सप्लाई की है ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्राइस, उसके प्राइस के इंक्रीज के साथ, एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन द प्राइस। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती है तो डिक्रीज कर देते हैं क्वांटिटी को सप्लाई करना, और इंक्रीज होती है प्राइस तो इंक्रीज कर देते हैं उसको सप्लाई करना। 19.4.1 assumptions of the law of supply देखते हैं। The first phase other determinants of the supply remaining constant in the law of supply. दूसरे सारे जो डिटरमिनेंट्स होते हैं सप्लाई के वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं इन द लॉ ऑफ सप्लाई। shows that the assumptions of the law of supply, the main factors which influence the supply of commodity, 1 price of the commodity, price of the other related goods, price of inputs, technology of production, taxation policy of government and objectives of the firm. ये सारी चीजें इसका पार्ट है, ये सारे assumptions of the law of supply, इसके मेन कुछ फैक्टर्स इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। The law of supply is based on the assumptions that all these factors determining supply except the rise of the commodity should remain constant. Price हमेशा remain constant रहती है। The following are the main assumptions of the law of supply. यहाँ पे कुछ main assumptions दिए हैं law of supply के। First one is price of the other related goods should remain the same. कब? कि जब उसके जैसा ही दूसरा रिलेटेड गुड्स है, ठीक है, तो उसकी प्राइस सेम होनी चाहिए।
राइट। मैंने जैसे पेन बोला था, पेन ए एंड पेन बी, तो दोनों की प्राइस अगर सेम हो 10 तो ये चीज पॉसिबल होती है, ठीक है। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स जो लगाते हैं हम लोग, फैक्टर्स जो लगाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले, तो वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। चेंज इन द प्राइस, उनके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन शुड नॉट चेंज। उस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर भी चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म शुड नॉट चेंज, उसका ऑब्जेक्टिव भी चेंज नहीं होना चाहिए। द लॉ ऑफ द सप्लाई इज बेस्ड ऑन द assumptions that the supply of commodity changes when due to the change in the price। ये कब होता है supply of commodity changes? Only कब? जब changes in the price when all other determinant supply remains constant। दूसरे सारे जो डिटरमिनेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए, एक्सेप्ट के चेंज इन द प्राइस ना हो। अब यहाँ पे इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई कैसा होता है? इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल फर्म इसको सेल कर रहा है एट अ गिवन प्राइस, एक प्राइस दी होती है और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। It is related with the supply of an individual firm। एक individual firm की बात चल रही है। मार्केट सप्लाई क्या होता है? मार्केट सप्लाई इज अ कलेक्टिव सप्लाई ऑफ द फर्म, collective supply of the firm in the market of a commodity at a given price during a given period of time। पूरे मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना सप्लाई होने वाला है, कलेक्टिव सप्लाई देखा जाता है, ठीक है। सारे के सारे, जैसे हमने वो एग्जांपल देखा था कि एक सिंगल पर्सन की डिमांड होती है और एक पूरे मार्केट की डिमांड होती है, वैसे ही यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई होता है और एक मार्केट सप्लाई होता है। तो ये जो पूरे मार्केट का जो डिमांड था, जो उसके सामने हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो पूरा मार्केट का सप्लाई, मार्केट सप्लाई, ठीक है। मार्केट सप्लाई tells us total availability of the commodity which can be used to meet the total element of a commodity। Market supply can be desired by summing of the supply of all the individual firm in the market। सारे individual firms मार्केट में जितने भी हैं उन सबका एक समराइज करने के बाद, ठीक है, उन सबका डिमांड सारी चीजें देखने के बाद, प्रीवियस डेटा देखने के बाद ये चीज क्या करते हैं, अंदाजा लगाकर उतना सप्लाई करते हैं। सप्लाई ऑफ शेड्यूल 19.3.4। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई शेड्यूल क्या है? एक टेबल है, क्या सो बताता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज, बताता है दैट अ फर्म इज विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग एक फर्म है उसको विलिंग टू सेल, एक फर्म इसको सेल कर रहा है डिफरेंट प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे। सप्लाई शेड्यूल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये इसमें भी दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है, एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है। Individual supply schedule when we present a single firm willingness to sell different quantities of a commodity at a different prices during a given time period, we get individual supply schedule। यहाँ पे इसमें important है, एक single firm जो willingness to sell, जो willingness है मतलब वो able है to sell different quantities, different quantity of commodity at a different price, different prices पे during a given time period। टाइम पीरियड में भी दिए होने चाहिए। एंड वी गेट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, तो उसमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मिलता है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैसा होगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज कंस्ट्रक्टेड बाय द समिंग ऑफ द सप्लाईज ऑफ द इंडिविजुअल फर्म एट अ डिफरेंट प्राइस गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट मतलब सारे के सारे मार्केट फर्म्स जो जितने भी हो उन सभी का एक व्यू ले लिया जाता है। उसके बाद से एक गिवन टाइम पीरियड के हिसाब से एक प्राइसेस पे, डिफरेंट प्राइसेस पे उसको सप्लाई किया जाता है। द मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द टोटल सप्लाई ऑफ गुड बाय ऑल द फर्म एट डिफरेंट प्राइसेस। सारे के सारे फर्म्स ने, ऑल द फर्म्स कैसे डिफरेंट प्राइसेस पे, ठीक है, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल फॉर शुगर, प्राइस पर केजी कितनी है? 25, 30, 35, 40, 45 ये दिया हुआ है। क्वांटिटी सप्लाइड शुगर बाय फर्म ए। मार्केट सप्लाई ये मतलब अलग अलग फर्म्स, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, ठीक है, तीनों फर्म का दे रखा है। ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल।
फॉर अ शुगर, शुगर क्वांटिटी, फिर मार्केट सप्लाई एबीसी, टोटल उन्होंने यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है। प्राइस पर केजी की वहाँ पे दी रखी है, फिर यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 200, 300, 400, 500, 600 किसने कितना लिया, मतलब ठीक है, कितना किस कौन सी फर्म को कितना सप्लाई किया गया वो सारा दिया है, यहाँ पे टोटल दिया है। दिस इज हाउ द शेड्यूल। In the above table we can see that the price of 25 per kg, the firm A, B and C willing to sell 100, 200 and 0 kgs for the sugar respectively. यहाँ पे 100 दिया, 200 दिया, इसको 0 दिया। So the market supply of 25 is 100 plus 200 is equals to 300, ठीक है। 300 25 की प्राइस पे 300 का हम लोगों ने सप्लाई किया। उसके बाद देखते हैं kgs of sugar. In the same way the market supply has been calculated for the other prices also. उसके हिसाब से दूसरे सारे भी हैं, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जब 30 प्राइस थी तो एक को हमने 200, इसको 300, इसको 400, टोटल मिला के 600 का सप्लाई किया। अब इसी के हिसाब से आप दूसरे भी देख सकते हैं। फिर 19.4.4 सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। अब सप्लाई कर्व क्या है? Graphical presentation of supply schedule. It shows the quantity that all the firm in the market are willing to supply. ये क्या किस चीज की क्वांटिटी बता रहा है? Quantity that all the firms, सारे के सारे firms in the market willing to supply. इतनी सारी क्वांटिटी जो सारे फर्म्स को in the market willing to supply कर सकते हैं to the given price at a given price during a given time period, एक time period में, ठीक है। When all the other factors influencing supply remain constant, supply curve is also of two types। यहाँ पे supply curve भी दो टाइप के इन्होंने दे रखे हैं। Individual supply curve होता है, market supply curve होता है। Individual में ऐसा होता है, graphical presentation of individual supply schedule is called individual supply curve. It shows that the different quantities of the commodity an individual firm is willing to sell. एक individual firm कितना sell करने का willing है at a different prices during the given period of time, ठीक है। ये individual supply curve है। अभी market supply curve भी दिया हुआ है। Market supply can be derived by the horizontal submission of all the individual supply curve. It shows the different quantities of commodity that all the firm are willing to sell at a different prices during the given period of time. यहाँ पे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ शुगर केजीज, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले शेड्यूल टैब पे उसमें देखा था टेबल में, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 इस हिसाब से एससी, एसए, एसबी मार्केट सप्लाई दे रखा है ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। The market supply curve of the firm are represented by SA, SB and C. Market supply curve है, ठीक है। If at the 30 per kg each firm is willing to sell 200, 300, 100 kg sugar respectively. यहाँ पे है 200, 300 and 100, ये तीनों की लाइन खींच के बता दिया है इन्होंने। आप इसको एक बार डिटेल में देख सकते हैं। Let us move to the factors determining supply. 19.5. Price of the commodity. All the factors determining supply of commodity can be classified into two parts. First is price of the commodity. ठीक है, एक तो क्या किसी भी commodity की price, ये क्या है? Factors determining supply of commodity two parts में डिवाइड किए हैं। Price of the commodity, other factors determining the supply. This classified is based on the fact that the law of supply or the supply curve shows the relationship between price and quantity supplied of a commodity when all the determinants of supply remains constant. बाकी सारे के सारे जो determinants है वो constant रहते हैं, ठीक है। Relationship between price and quantity. सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी जब ये सारे दूसरे सारे डिटरमिनेंट जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, तब इन दोनों के बीच का रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी। लेट्स सी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इन द लॉ ऑफ सप्लाई वी हैव स्टडीड दैट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस with the increase in the price.
जैसे जैसे प्राइस में इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई में भी इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज इन द प्राइस। जैसे जैसे प्राइस में डिक्रीज होता है वैसे वैसे उसका सप्लाई में भी डिक्रीज हो जाता है। ऑल द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई आर आल्सो टर्म्ड एज एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन। इसको क्या कहेंगे? इंक्रीज को एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये दूसरा इसको टर्म्स में कहा गया है। एक्सपांशन कंट्रैक्शन का मीनिंग यही होता है। एक्सपांशन मतलब के इंक्रीज होना और contraction मतलब कि decrease होना, decrease in the supply of the supply respectively. Expansion of supply showing through an upward movement along the same supply curve. On the other hand, contraction of supply is shown through the downward. अब expansion कैसे शो किया इन्होंने? Upward movement. And supply curve on the other hand कंट्रैक्शन कैसे शो किया है? एज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। लेट्स सी द डायग्राम। इन द अबव फिगर, इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर OP एंड OQ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे OP एंड OQ, ठीक है, ये प्राइस और सप्लाई ये दोनों दे रखा है। प्राइस है OP, ठीक है, और यहाँ पे OQ ये सप्लाई है। लेट्स सी व्हेन द प्राइस इंक्रीज्ड विद OP टू OP1, जैसे OP से OP1 पे इंक्रीज होती है, यहाँ पे O जो P है वहां से OP1 होती है। प्राइस जैसे इंक्रीज हो रही है, हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है दैट कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है OP1, OP से लेकर OP1 पे जो थी, फिर OP से लेकर OP1 जो हुआ वहां पे इंक्रीज हुआ। तो वैसे सामने हमें यहाँ पे दिख रहा है Q टू Q1, ठीक है। OP and OP1, when the price of increase to OP to OP1, the quantity supplied increase from OQ to OQ1। तो वैसे ही सप्लाई भी इंक्रीज होता है। जैसे प्राइस इंक्रीज हुई यहाँ पे OP से OP1 तक, ठीक है, वैसे यहाँ पे सप्लाई भी ये पार्ट में इंक्रीज हुआ। उसी तरह दिस शो द अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट A to B ऑन द सेम सप्लाई कर्व। A to B में हमें क्या देखने मिला? अपवर्ड देखने मिला, ठीक है। ये क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। A से B तक का पॉइंट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। A to B सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट देखने मिला। This upward movement to the same supply curve shows the expansion of the supply. इसमें क्या देखने मिला? Expansion of the supply, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का इन्होंने जैसे बताया, ये जो पार्ट है A to B का, हमें क्या देखने मिल रहा है? एक्सपांशन देखने मिल रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपांशन हुआ, ठीक है। Let's move. On the other hand, the price falls from OP to OP2. अब हम लोग देखते हैं OP जो था अब OP2 हो रहा है, ठीक है। OP से लेकर OP2 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? प्राइस कम हो रही है। यहाँ पे प्राइस बढ़ी थी, यहाँ पे प्राइस कम हो रही है, सेम। So the quantity supplied decreased from OQ to OQ2। अब यहाँ पे जैसे प्राइस कम हुई तो वैसे सामने OQ से लेकर OQ2 भी हुई। पहले इंक्रीज हुई थी, अब डिक्रीज हुई, ठीक है। OQ to OQ2। This shows the downward movement। ये क्या बता रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A to C on the same supply curve। CAC, यहाँ पे AC देखने मिल रहा है, ठीक है। जब AP से OP से OP2 जब हुआ तो यहाँ पे डाउनवर्ड देखने मिला, नीचे की तरफ, ठीक है। OQ से लेकर OQ2, तो ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो ये वाला जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन वाला। दिस डाउनवर्ड मूवमेंट shows the supply curve is a contraction देखने मिल रहा है यहाँ पे। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है,
कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने मिल रहा है। स्मूथ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई देखने मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो एक्सपांशन हो रहा था, ये वाला पार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन होने देखने मिल रहा है। We can see that the change in the price of a commodity leads to change in the quantity supply of a commodity. तो जैसे जैसे prices में change होता है वैसे वैसे क्या होता है, quantity of supply में भी changes देखने मिलते हैं। It shows the movement of the same supply curve. Increase in the quantity supply reflects expansion and supply, and decrease in the quantity supplied reflects the contraction. ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज होता है क्वांटिटी में सप्लाई के तो क्या होता है, एक्सपांशन देखने मिलता है, और जैसे डिक्रीज होता है तो हमें कॉन्ट्रैक्शन भी देखने मिलता है। अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई, बट इफ देयर इज अ चेंज इन द फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इसके अलावा के फैक्टर्स, सिर्फ प्राइस में चेंजेस होने से नहीं, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन आइदर मोर इज सप्लाइड, या तो फिर ज्यादा सप्लाइड किया होगा एट द सेम प्राइस और लेस सप्लाइड एट द सेम प्राइस, या तो फिर वो बहुत ज्यादा सप्लाई किया होगा एट द सेम प्राइस या फिर लेस सप्लाई किया होगा एट द सेम प्राइस। इन सच केसेस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारे सिचुएशंस में प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। बट देयर इज अ चेंज इन द अदर फैक्टर्स लाइक चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, तब इन सारी चीजों में भी चेंजेस दिखने मिलते हैं। ठीक है, कि फिर या तो फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होगी, चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हुआ होगा, टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंज हो देखने मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस होंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, अगर टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ ऑफ अ कमोडिटी इन अ क्वेश्चन, इट लीड्स टू डिक्रीज इन द पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, of the commodity, the firm is willing to sell more quantity of a commodity at the same price। अब firm क्या होगा पॉसिबल कि वो सेल करेगा more quantity at the same price पे अब ज्यादा क्वांटिटी को सप्लाई कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। So the supply other commodity increases at a same price। The increase in the supply shows the rightward shift to the supply curve। Increase होगा तो क्या होगा, rightward देखने मिलेगा। On the other hand, if the firm uses inferior technology, अगर firm inferior technology use कर रहा है for the production, तो cost of per unit of the commodity increases। Cost of per unit of commodity क्या होगा, increase होगा। The firm is willing to sell less quantity, जिसमें less quantity sell होगा at the same price, so the supply of commodity decreases। इसकी वजह से क्या होगा, supply of commodity भी decrease हो जाएगा। The same price, the decrease in the supply shows the leftward shift to the supply curve। The above cases of increase and decrease as supply, यहाँ पे increase और decrease दोनों बताया है। increase in the supply, यहाँ पे increase in the supply देखने मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से uses better technology वाला and uses better technology वाला। use of better technology S2 S और S, ये दोनों का यहाँ पे expansion, ठीक है, increase in supply और यहाँ पे decrease in the supply। Q से लेकर Q1 और यहाँ पे Q1 से लेकर Q तक का सप्लाई क्वांटिटी, प्राइस तो सेम ही रखी थी। उसके बाद मेन फैक्टर यूजिंग इंक्रीज इन द सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई का, फॉल इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, fall in the price of input factors, use of better technology in the production, decrease in the rate of excise duty if the objective of the producer changes from profit maximization to sale maximization। ये सारे main factors causing increase in the supply curve for the rightward shift of supply curve। 19.5.2 main factors you causing decrease in the supply। decrease कब होता है, decrease in the supply leftward shift कब होता है, हमने ऊपर rightward देखा। increase in the price of the related goods, यहाँ पे related goods की प्राइस बढ़ेगी। rise in the price of inputs and factors, rise होता है input factors का। use of the inferior technology use करें तब increase in the rate of excise duty by the government, increase होगी excise duty तब if the objective of the producer changes from the sale maximization to profit maximization, उसमें उल्टा था। ठीक है, so here we have completed this chapter।